अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सम केमिस्ट इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। कुछ केमिस्ट ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन किया है, कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो कौन सी हमें जो है वो पेश की है, हमारी खिदमत में हाजिर किया है, क्या क्या उसने जो है वो खिदमत की है हमारी, उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, वो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है बर्नौली। बर्नौली जो है वो एक केमिस्ट है, जाहिर सी बात है। बर्नौली साहब ने जो है स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है तो उसको इग्नोर करिएगा। बर्नौली एक केमिस्ट है जिसने जो है वो क्या किया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस तरह से केएमटी से शो करती हूँ। इसने जो है वो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो एमसीक्यूज वगैरह में जो है ये बात पूछी जा सकती है और आपको ये बात आनी भी चाहिए कि किसने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले, तो बर्नौली ने। उसके बाद फिर दूसरा हमारा साइंटिस्ट है क्लॉसियस। क्लॉसियस साहब ने जो है वो 1857 में उसने काइनेटिक इक्वेशन जो है वो उसने ड्राइव की थी। काइनेटिक इक्वेशन उसने ड्राइव की थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²बार। ये जो है वो काइनेटिक इक्वेशन क्लासियस ने जो है वो ड्राइव की थी। उसके बाद उसने जो है वो इसने ये किया और साथ में जो है वो सारे के सारे गैस लॉज इसी इक्वेशन से जो है वो ड्राइव किए थे, डिड्यूस डिड्यूस किए थे गैस लॉज फ्रॉम दिस काइनेटिक इक्वेशन। और उसके बाद फिर हमारे पास एक पहला साइंटिस्ट ये मैंने दिखाया पढ़ाया, दूसरा ये, और तीसरा जो है वो मेरे पास कौन सा है, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने जो है वो क्या किया था, इसने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो है वो एक्सटेंशन हमें बताई थी। क्या बताया था, एक्सटेंशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके अलावा उसने जो है वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी भी हमें बताया और साथ में क्या बताया, KMT यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सटेंशन भी। और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स ग्रुप फॉर्म में होते हैं उन सबकी जो है वो डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस होती हैं। ठीक हो गया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं उनकी डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है क्या आ गया, बोल्ट्जमैन। फोर्थ जो साइंटिस्ट है जिसने कंट्रीब्यूट किया था वो था बोल्ट्जमैन। और आपने जो है वो ये यूनिट भी देखा होगा बोल्ट्जमैन का। और ये बोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है और इसने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। उसके बाद फिर मेरे पास पांचवा साइंटिस्ट है वॉन्डरवॉल। वॉन्डरवॉल ने क्या किया, वॉन्डर वॉज इसने जो है वो मॉडिफाइड जर्नल फॉर्म दी थी हमें, किसकी, रियल गैसेस के लिए। हमें जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म दी थी रियल गैसेस के लिए। जो आपकी जर्नल गैस इक्वेशन है ना, को जो कि हम प्रीवियस इक्वल टू NRT, और उसकी जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म दी थी इसने हमें वॉन्डरवॉल ने, जो कि रियल गैसेस के लिए थी। और वो क्या थी, वो थी P+AN² और V-NB ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके है, ये NRT के। और ये आपको अक्सर इक्वेशन पूछी जा सकती है तो ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी हम देख लेते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की है क्या थी, ताकि हमें जो है वो अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैसेस की वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये बेसिकली सेट ऑफ पोस्टुलेट्स है जो कि हमें डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है जी, KMT बेसिकली क्या है, सेट ऑफ पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का एक सेट है बेसिकली, पोस्टुलेट्स यानी कि नकात का एक सेट है दैट डिस्क्राइब्स द nature and behavior of ideal gas of an ideal gas, या फिर ideal gas is called kinetic molecular theory। तो अब इसके जो है वो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या हैं, पोस्टुलेट्स को हम देख लेते हैं बारी बारी से।
तो मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी कि हर गैस के जो है वो लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं हर गैस के। जाहिर सी बात है गैस है तो उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिसको क्या मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती है जो कि रेयर होती हैं और एक ही एटम उनका होता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स को जो है वो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, इस तरह की। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और ये आपस में भी कोलिजन करते हैं और जिस भी कंटेनर के अंदर ये मौजूद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी कोलिजन करते हैं। और इस तरह से ये जब आपस में कोलिजन करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर जिसके भी वेसल के अंदर ये मौजूद है उसके साथ जब ये कोलिजन करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहता है कि जो प्रेशर ये गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करते हैं जब ये टकराते हैं एक दूसरे के साथ और उसके अलावा वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, तो फिर जो है ये प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है और हाँ जी बिल्कुल, फिर प्रेशर जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे एक्सर्ट होता है। जब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आपस में कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और इनके दरमियान में जो कोलिजन्स हो रही होती हैं, जो टकराव हो रहा होता है वो भी परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, यानी कि ऐसे इलास्टिक, जैसे कि उसको ऐसे खींचो तो फिर दोबारा से वैसे ही आ जाती है ना, तो ऐसे खींच के आपस में टकरा के फिर वैसे टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। इस तरह जिस तरह से अगर बॉल्स रख दी जाएं, एक आप लोग जो है वो एक खुला बर्तन लेके उसमें बॉल्स रख दो तो आपस में टकराती रहती हैं, तो सेम वही केस है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो फोर्थ वाला जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये आपके पास कंटेनर है तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, बहुत दूर दूर हैं ये मॉलिक्यूल्स। ये मैंने बहुत नज़दीक दिखा दिए हैं लेकिन होते ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ठीक है जी, बहुत दूर दूर होते हैं ये और इनके दरम्यान में एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद पांचवा मेरे पास जो पोस्टुलेट आता है एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है पांचवा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो भी कोई नहीं होती। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो छठा पॉइंट आ जाता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल का जो है वो हम लोग देखें उसका वॉल्यूम तो वो निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हम यही बात, तो एक्चुअल वॉल्यूम अगर एक मॉलिक्यूल का अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जितना भी आपने गैस का मास यूज़ किया है उसके नतीजे में, यानी कि जितनी भी हमने गैस ली है जिसमें से अगर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप कंसिडर करेंगे तो वो निग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ओके हमने कंटेनर में ली है। उसके बाद फिर सेवन्थ पॉइंट क्या आता है कि मोशन जो होती है इम्पार्टेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, जो सेवन्थ पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जो इनकी मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो ग्रेविटी की वजह से कम होती है, बल्कि निग्लिजिबल होती है। ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा नहीं होती, आपस में इनके कोलिजन की वजह से ज़्यादा होती है मूवमेंट इनकी। उसके बाद वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 8 पॉइंट है हमारे पास। एक पोस्टुलेट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो वेरी करती है जैसे टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है इनका। ठीक है जी, अगर तो गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो भी वेरी करेगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी हम जो है वो 9th-10th में भी पढ़ के हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि ये मूवमेंट की एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। और ये जो एनर्जी होती है ये बढ़ती है अगर तो टेम्परेचर बढ़ता है। ओके जी, तो ये इसके पोस्टुलेट्स थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ, क्लासियस काइनेटिक इक्वेशन के साथ, ताकि वो भी जो है वो आपको क्लियर अप हो जाए। और केएमटी के ये थोड़े से जो है वो पोस्टुलेट्स है जो कि बहुत ईजी हैं। अगर तो आपको गैसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ये उसी से रिलेट करते हैं थोड़े बहुत। और उसके अलावा जो है यानी कि उसके दरम्यान में स्पेसेस होती हैं, उसके अलावा उनका वॉल्यूम कम होता है,
और उसके अलावा जो है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, ये बातें तो हमें पहले से पता हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के भी सेम पोस्टुलेट्स यही हैं। और काइनेटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट की एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इन गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है अगर तो टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर नहीं बढ़ता तो जाहिर सी बात है फिर वो उतना ज़्यादा मोशन भी नहीं करते मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमने जो है वो 9th केमिस्ट्री में आई थिंक पढ़ा है ये चीज़ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, अगर पानी हो या गैस हो तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उन सब की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ की जो है वो लो एनर्जी होती है जो सबसे बॉटम पे होते हैं, और उसके अलावा जो मीडियम में होते हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है लोअर वाले से, और उसके अलावा जो सबसे ऊपर होते हैं उनकी और ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दोगे तो इनकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से जो है वो बात करते हैं हम इसकी काइनेटिक मोशन की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की। सही हो गया? तो आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।